वेलकम एवरीवन, रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 8 ज्योग्राफी मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, extraction of minerals like open cast, shaft method, distribution of minerals across world। तो इस डिस्कशन की शुरुआत एक छोटे से यहाँ पे टॉक के साथ हो रही है। कीर्ति इज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद, और धनबाद वर्ल्ड फेमस है किस चीज़ के लिए बच्चे? कोल के लिए। तो वहाँ पे क्या देख रही है कि वो जो धनबाद जगह है वो बहुत ही ब्लैकी और डस्टी दिखता है, क्योंकि वहाँ पे कोल माइंस बहुत सारे दिखते हैं। तो फिर वो पूछती है कि क्या कोल एक मिनरल है, क्या वो एक फ्यूल है? तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि मिनरल्स का मतलब क्या होता है। तो मिनरल्स का मतलब क्या है कि हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो शुगर की बात करें, मिल्क की बात करें, खाने की बहुत सारी चीज़ों की बात करें, बिस्किट की बात करें, चिप्स की बात करें, साबुन की बात करें, तेल की बात करें, वो सभी बहुत सारे मिनरल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल आता है कि मिनरल का मतलब क्या होता है। आ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। नेचर में पाया जाने वाला कोई भी एक ऐसा मैटर, कोई भी एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका एक डेफिनिट सुनिश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है। और क्या आपको पता है बच्चे कि हम डे टू डे लाइफ में जो सॉल्ट खाते हैं, अपने पेंसिल में जो ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, वो भी एक मिनरल है। या पेंसिल में यूज़ किया जाने वाला जो चीज़ होता है, पेंसिल ऊपर से तो वुड की बनी हुई होती है, लेकिन जिस चीज़ से हम लिखने का काम करते हैं उसका जो ब्लैक कलर का होता है, वो याद रखिएगा बच्चे, वो किसका बना हुआ होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, और वो भी एक मिनरल है। मिनरल्स आर नॉट एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मिनरल्स हर जगह नहीं पाया जाता है, वो लिमिटेड जगह में ही वो पाया जाता है। और कई बार मिनरल्स की क्वांटिटी और मिनरल्स की क्वालिटी में, याद रखिएगा बच्चे, उल्टा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे उसकी क्वालिटी खराब होगी, और जहाँ पे मिनरल्स कम पाए जाएंगे वहाँ पे उसकी क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी। दे आर कंसंट्रेटेड अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। आप लोगों ने इससे पहले क्लासेस में आप लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ रॉक पढ़ा है, जैसे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अभी करेंगे थोड़ी देर में रॉक को। तो मिनरल्स अलग अलग प्रकार के रॉक्स में पाया जाता है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आर्कटिक ओशन की तली में या अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, वो एरिया इतना हॉस्टाइल है कि वहाँ तक हम या उस एरिया को हम लोग इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जियोलॉजी में हम लोग अर्थ के सरफेस के नीचे जिस प्रकार के रॉक्स हैं, मोल्टन मैग्मा है, किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। और जियोलॉजी में हम ये भी पढ़ते हैं कि आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी का एवोल्यूशन हुआ था, जब पृथ्वी अपने एवोल्यूशन की इनिशियल फेज में थी, उस समय कंडीशन क्या थे, किस प्रकार के रॉक थे, किस प्रकार का मिनरल का फॉर्मेशन हुआ। अंडर वेरिंग कंडीशन दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। याद रखिएगा बच्चे कि मिनरल्स को बनाने में ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता। ह्यूमन मिनरल्स के बाद उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना सकता है, मेटल बना सकता है, फिनिश्ड मेटल बना सकता है, लेकिन जो मेटल की जो रॉ अवेलेबिलिटी होती है वो मिनरल्स के फॉर्म में पहले होती है, और उसको क्रिएट करने वाला नेचर है, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस या ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मिनरल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कई बार सवाल आता है कि आप मिनरल्स को कैसे पहचानोगे? उसके कलर के आधार पे, उसकी डेंसिटी के आधार पे, वो कितना सॉफ्ट है या कितना हार्ड है उसके आधार पे, उसमें किस किस प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें घुलने का गुण है या नहीं। जैसे बच्चे आप नमक को देखिए, तो नमक को जब आप पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके आधार पे हम लोग मिनरल्स की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में देखिए बच्चे, यहाँ पे मिनरल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे क्वार्ट्ज एक प्रकार का पत्थर होता है,
आयरन जो हम लोग डे टू डे लाइफ में लोहे के बने में जितनी भी चीज़ें होती है वो आयरन होता है, लेकिन वो निकाला किससे जाता है? आयरन ओर से निकाला जाता है, वो भी एक मिनरल है। कैल्साइट, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। डायमंड, जो लोग पत्थर की बात करें या जो एक सबसे महंगा पत्थर जो होता है जिसको लोग अंगूठी में लगा के यूज़ करते हैं, डायमंड, जैसे हेमेटाइट है ना, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। अगर मिनरल्स के यूजेस की बात करें, कौन कौन से मिनरल के यूज हैं, जैसे ग्लास बनाने में, जैसे ज्वेलरी बनाने में, बहुत सारे डे टू डे लाइफ की चीज़ें बनाने में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आयरन बनाने में, ब्रिज बनाने में, और भी कई अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने में मिनरल्स का क्या होता है? यूज़ होता है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया रॉक्स का, है ना। बहुत सारे मिनरल से मिलकर हमारा क्या बनता है? रॉक बनता है यहाँ पे। और अगले स्लाइड में मिनरल्स में और रॉक्स में क्या डिफरेंस है इसको क्लियर किया गया। आप देखिए इसको, अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एक रॉक जो होता है जो एक या कई सारे मिनरल से मिलकर बना होता है, बट विदाउट डेफिनिट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। वो एक या एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर रॉक बन सकता है, लेकिन उसका डेफिनिट कंपोजिशन होगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिनरल में क्या बताया कि नेचर में पाया जाने वाला कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेफिनिट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसका डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है, लेकिन रॉक्स की बात करें वो एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बना हुआ हो सकता है, लेकिन उसका कोई भी डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, ओर नेचर में मोस्ट ऑफ द मिनरल्स अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता है, उसमें मिनरल्स के साथ साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो रॉक्स में मिनरल जिस फॉर्म में होता है हम उसे ही क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। तो नेचर से हम लोग मिनरल्स के ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और फिर उसको प्यूरिफाई करके उसे साफ करके हम लोग उससे क्या निकालते हैं? उस पर्टिकुलर मिनरल को निकालते हैं। ऑल्दो मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, बट ओनली 100 आर कंसिडर्ड ओर। बहुत सारे मिनरल्स, करीब 2800 मिनरल्स की पहचान की गई है, लेकिन जिसमें हमें एक ऑप्टिमल अमाउंट में, हमें यूज़ करने लायक अमाउंट में जिसमें से ओर मिलता है, उसमें से मात्र 100 की ही संख्या हमारे लिए यूज़ करने लायक बचती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल मिनरल्स आर रॉक्स, सभी मिनरल्स रॉक्स हैं, लेकिन सभी रॉक्स मिनरल्स नहीं है। इस लाइन को आप ध्यान से समझिए बच्चे। कहने का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर हमारा रॉक बन सकता है, लेकिन जिसका कोई भी डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। लेकिन मिनरल का मतलब क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस नेचर में पाया जाने वाला जिसका डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। सभी मिनरल्स रॉक हो सकते हैं, लेकिन सभी रॉक्स मिनरल नहीं होते हैं। डिस्कशन में अगर आगे बढ़ें, कई हजार प्रकार के मिनरल्स की पहचान की गई है, लेकिन उसके कंपोजिशन के आधार पे हम मिनरल्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज मेटेलिक एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक मिनरल में भी ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है, जिसमें आयरन पाया जाता है, और आयरन को हम लैटिन में क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। तो हम मेटेलिक मिनरल्स को फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज फेरस एंड सेकेंड वन इज नॉन फेरस। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि मेटेलिक मिनरल्स के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। मिनरल्स को ओवरऑल हम कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं? दो मेजर पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अब देखिए यहाँ पे मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस में क्या डिफरेंस है? द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। ऐसा मिनरल्स जिसमें मेटल होता है रॉ फॉर्म में, हम उसे मेटेलिक कहेंगे। हार्ड सब्सटेंसेस होता है दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का गुड कंडक्टर होता है, और जिसमें कुछ स्पेशल फीचर, शाइन मन एक चमकदार फीचर। तो आप लोहे को देखिए बच्चे, आप एल्यूमिनियम को देखिए, कॉपर को देखिए, तो वो आपको चमकते हुए दिखेंगे। आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे सवाल आ सकता है कि मेटेलिक मिनरल क्या है, उसके एग्जाम्पल दें। मेटेलिक मिनरल्स में बी कैटेगराइज अंडर फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल जिसमें आयरन ओर होता है, जैसे, तो अगर फेरस मिनरल्स का एग्जाम्पल लें, जैसे आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइड्स,
कंटेन आयरन। बट अगर नॉन फेरस की बात करें, जिसमें आयरन और या जिसमें आयरन नहीं होता है, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है कि यहां पे क्या बताया गया कि मेटेलिक मिनरल क्या है। मेटेलिक मिनरल में भी फेरस मिनरल का मतलब क्या है, नॉन फेरस का मतलब क्या है, फेरस के एग्जाम्पल और नॉन फेरस के एग्जाम्पल को यहां पे बताया गया। अब नॉन मेटेलिक का मतलब क्या होता है, जिसमें मेटल लाइक फीचर नहीं होता है, जिसमें मेटल का प्रेजेंस नहीं होता, जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल। अब देखिए बच्चे यहाँ पे मिनरल फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या है, जिसे हम लोग एनर्जी के फॉर्म में गाड़ी चलाने के लिए, या अगर हम बोलें कि रसोई गैस के लिए, बड़े बड़े बस चलाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए, जिसको हम लोग एज अ फ्यूल, एज एन एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, हम उसे मिनरल फ्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ये चीजें। अब यहां पे सवाल आता है कि मिनरल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मिनरल्स को हम जमीन के अंदर से या जमीन के नजदीक से हम कैसे निकालेंगे। तो उसके आधार पे यहां पे 3 प्रकार के टर्मिनोलॉजीज आपको दिख रहे हैं बच्चे। एक है माइनिंग, एक है ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो माइनिंग में और क्वेरिंग में अभी हम लोग करेंगे। अब देखिए बच्चे यहां पे 3 टर्म दिख रहा है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। जब एक्सट्रैक्शन सॉलिड का किया जाता है, सॉलिड लाइक मिनरल्स का, या आप बोल सकते हैं मेटल का या नॉन मेटेलिक मिनरल्स का, फेरस का, नॉन फेरस का किया जाता है, तो वहां पे हम लोग माइनिंग या फिर क्वेरिंग वर्ड यूज करेंगे। लेकिन जब लिक्विड का, जैसे लिक्विड का या गैस का, जैसे हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का, अगर वहां पे एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, ड्रिलिंग का यूज करते हैं। अब देखिए यहां पे माइनिंग में और क्वेरिंग में क्या डिफरेंस है, और इसके भी अलग अलग प्रकार के बारे में यहां पे बताया गया। आप यहां पे फिगर 3.4 में देख सकते हैं कि कैसे यहां पे ड्रिलिंग ऑफ ऑयल किया जा रहा है। अब यहां पे माइनिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, है ना। अर्थ के सरफेस में जो भी रॉक्स हैं उससे जब हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं, हटा के, ऊपर के आवरण को हटा के जब हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं, माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। Deep bores called shaft have to be made to reach mineral deposits that lie at greater depth. This is called shaft mining. अब देखिए बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया, माइनिंग। तो माइनिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब रॉक्स को हटा के, हम लोग ऊपर के आवरण को हटा के, रॉक्स को हटा के, जब पृथ्वी के सरफेस से हम दैट किसी भी प्रकार के मिनरल को निकालते हैं, उसे माइनिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी 2 कंडीशन हो सकता है। जब मिनरल्स की अवेलेबिलिटी सरफेस के नज़दीक होती है, ध्यान से सुनिए बच्चे, जब मिनरल्स की अवेलेबिलिटी सरफेस के नज़दीक होती है तो उस प्रकार के माइनिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। लेकिन जब मिनरल्स पृथ्वी के सरफेस से बहुत ज़्यादा गहराई पे होता है बच्चे, तो वहाँ पे हमें बड़े बड़े गैलरीज, लिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ता है, और पृथ्वी के सरफेस से बहुत ज़्यादा नीचे जाकर, बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर हमें मिनरल्स को निकालना पड़ता है। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं बच्चे, इस इमेज में हमने यहाँ पे एक ओपन कास्ट माइनिंग का एग्जांपल दिया। आप देखिए ये पूरा लाइक एक बड़ा सा आपको अब डीप वैली प्रकार का दिख रहा है, बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है, जहाँ पे यहाँ पे रेडिश पैच आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चे याद रखेंगे, ये एक ओपन कास्ट माइनिंग का एग्जाम्पल है। तो ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है कि जब मिनरल्स की अवेलेबिलिटी सरफेस के नज़दीक होती है तो हम वहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आप इसको देखिए, अब देखिए इस इमेज में मैंने ओपन कास्ट और मैंने शेफ्ट माइनिंग दोनों को बताया। अब देखिए ये हमारा सरफेस है, और सरफेस के नज़दीक अगर यहाँ पे मिनरल्स पाया जा रहा है तो हमने सरफेस के नज़दीक ही डिगिंग करके या एक्सट्रैक्ट करके हम यहाँ पे मिनरल्स को निकाल रहे हैं। तो ओपन कास्ट माइनिंग को हम कई बार स्ट्रीप माइनिंग भी कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं बच्चे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई में जाके अगर हमें मिनरल्स मिलता है, तो बहुत ज़्यादा गहराई में सरफेस में डिग करना पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे क्या बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग वर्टिकल
ऐसा करके लिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चे, देखिए लिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी लिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर को ही हम शैफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शैफ्ट कहते हैं। और फिर इस जगह से ऐसे करके यहाँ पे गैलरीज निकलती है, हम लिफ्ट के द्वारा यहाँ पे आ गए, अब फिर यहाँ से हम लोग निकल के अंदर की ओर ऐसे करके जाते हैं, और इस जगह पे जो भी मिनरल्स होते हैं हम उसे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी डिगिंग करते हैं, उसकी माइनिंग करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि शेफ्ट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग में अगर फर्क पूछ लिया जाए तो ओपन कास्ट माइनिंग पृथ्वी के सरफेस के नज़दीक होता है, शेफ्ट माइनिंग पृथ्वी के सरफेस से बहुत ज़्यादा गहराई पे जाके होता है, पहली बात। दूसरी बात, ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ तब करते हैं जब मिनरल सरफेस के नज़दीक पाए जाते हैं, और शेफ्ट माइनिंग का यूज़ कब करते हैं, जब मिनरल पृथ्वी के सरफेस से बहुत ज़्यादा गहराई पे पाए जाते हैं। तो इससे सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या है, शेफ्ट माइनिंग का मतलब क्या है, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पे एक टर्म आया है, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। जब बहुत ज़्यादा गहराई से लिक्विड लाइक किसी मिनरल्स को निकालते हैं, लाइक पेट्रोलियम गैस, लाइक नेचुरल गैस वगैरह को निकालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। लेकिन मिनरल्स दैट आर लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। अब देखिए बच्चे, अगर मैं बोलूं कि सरफेस के नज़दीक ही मिनरल्स हैं तो वहाँ पे क्वेरिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई पे है माइनिंग होगा वहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई पे अगर वर्टिकल लिफ्ट लाइक शेफ्ट स्ट्रक्चर बना के करते हैं तो वो शेफ्ट माइनिंग है। लेकिन सरफेस के नज़दीक है क्वेरिंग है, लेकिन जो एक बड़े प्रकार का लाइक पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे डिग करके वहाँ पे बनाया जाता है, वहाँ पे फिर उससे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, ओपन कास्ट माइनिंग बोलेंगे। डिस्कशन में अगर आगे बढ़ें, अब आगे हमें यहाँ पे करना है कि मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन से उसके फीचर्स हैं, रॉक्स में और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है, हमने इसको देखा। अब वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे हमें 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में कौन कौन से मिनरल्स और किस किस कंट्री में वो मिनरल्स पाए जाते हैं, हम इस डिस्कशन में इसको आगे बढ़ाएंगे। मिनरल्स occur in different types of rock. Some are found in igneous rock, some are in metamorphic rock and some are in sedimentary rock. यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे बच्चे, जितने भी मेटालिक मिनरल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मिनरल फ्यूल का एग्जांपल दिया, जैसे कोल, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, वो मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। जनरली metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks formation that form large प्लेटूज। लार्ज प्लेटू का मतलब क्या, वर्ल्ड में आपको पता है बच्चे कि वर्ल्ड में जितने भी जगह हमें बड़े बड़े प्लेटूज दिखते हैं वो सभी प्लेटू बहुत साल पहले बने हुए हैं, और बहुत साल पहले बने होने के कारण वो रॉक्स बहुत पुराने हैं, इग्नियस रॉक, और मोस्ट ऑफ द रॉक्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने होने के कारण इन सभी प्लेटू में जनरली मेटेलिक मिनरल्स वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट के अलॉन्ग वेरियस कंट्रीज में हमें पाए जाते हैं। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन। अब देखिए बच्चे, ये सेगमेंट आपको सिर्फ देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैप से भी यहाँ पे 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो आयरन ओर अब देखिए कहाँ पे पाया जा रहा है, यूरोप में कंट्री स्वीडन, नॉर्थ स्वीडन में आयरन ओर पाया जा रहा है। कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो, ओंटारियो कनाडा में एक जगह बच्चे, तो देखिए आयरन ओर कहाँ पे पाया जा रहा है, नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर और निकल कहाँ पे पाया जा रहा है, ओंटारियो कनाडा में। Iron, nickel, chromides and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rocks formations of plains आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। आप लोगों ने बच्चे हिमालय के बारे में नाम सुना होगा बेटा, ठीक है, हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो हिमालय में बहुत सारी ऐसी चट्टानें हैं जो सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। अगर ग्रेट प्लेन की बात करें, गंगा के प्लेन की बात करें, जलपाईगुड़ी में जो दुआर वगैरह एरिया, मोस्ट ऑफ द रॉक्स है वहाँ पे कैसे रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स है। और उन सभी सेडिमेंट्री रॉक्स में ज़्यादातर हमें मिनरल फ्यूल देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे लाइमस्टोन पाए जाते हैं। लेकिन लाइमस्टोन डिपॉजिट्स को अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो फ्रांस में एक माउंटेन रीजन है बच्चे, कॉकेसस। तो
तो फ्रांस में कहाँ पे पाया जा रहा है? कॉकेसस में। मैग्नीज डिपॉजिट्स कहाँ पे पाया जा रहा है? यूरोप में एक कंट्री है जॉर्जिया, एक कंट्री है यूरोप में यूक्रेन। फॉस्फेट की बात करें, एक अफ्रीका में कंट्री है अल्जीरिया। इन सभी भागों में जनरली पाया जाता है। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब बच्चे यहाँ पे लेयर है। अगर हम इस चीज को इस मैप के द्वारा अगर समझने की कोशिश करें तो इस मैप में देखिए बच्चे, यहाँ पे आयरन, कॉपर और बॉक्साइट का एग्जाम्पल दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने कनाडा का एग्जाम्पल दिया। अब देखिए, आप यहाँ से इंडेक्स चेक करिए बच्चे, आयरन। तो आयरन के अगर अभी सिंबल को देखें तो कनाडा वाले भाग में हमें आयरन का बहुत बड़ा भाग यहाँ पे दिखता है। अब देखिए, ये वाला सिंबल कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं? यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अलावा आप अफ्रीका के इस भाग में देख सकते हैं। अगर नॉर्थ स्वीडन की बात करिए, देखिए बच्चे, ये नॉर्वे स्वीडन के एरिया, यहाँ पे आप आयरन के एरिया को देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप चाइना वाले एरिया में देख सकते हैं। हमारे इंडिया वाले एरिया में भी आप यहाँ पे आयरन ओर को देख सकते हैं। साइबेरिया के कुछ भाग में आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप जो पढ़ रहे हैं उसको आपको वर्ल्ड मैप पे देखना भी है, क्योंकि यहाँ पे मैप सेगमेंट से क्वेश्चन बनता है। अगर कॉपर की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, अब देखिए बॉक्साइट की बात करें बच्चे, ये ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में बॉक्साइट पाया जा रहा है। इंडोनेशिया वाले भाग में यहाँ पे बॉक्साइट आप देख सकते हैं। चाइना वाले भाग में बॉक्साइट आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। कॉपर की बात करें, ये देखिए सदर्न अफ्रीका से नॉर्थ वाले पार्ट में, जाम्बिया, जिम्बाब्वे वाले पार्ट में, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका वाले भाग में आप देख सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे आप यूरोप वाले भाग में, यहाँ पे बहुत सारे भाग में आप यहाँ पे कॉपर को देख सकते हो, है ना। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में आप यहाँ पे बॉक्साइट को देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको वर्ल्ड मैप में साथ साथ देखते हुए भी चलना है। तो ये सारे मिनरल्स अभी हमने देखा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि कॉन्टिनेंट वाइज किस किस कॉन्टिनेंट में किस किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, कौन सा है? एशिया। तो एशिया में दो लार्जेस्ट कंट्री कौन कौन से हैं? एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बोल सकते हैं, रशिया के बाद, और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा कंट्री आप रशिया है, लेकिन पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा वर्ल्ड में, एशिया में भी चाइना, और सेकंड पे इंडिया। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन। अब देखिए, एशिया की बात करें तो एशिया एक यहाँ पे मिनरल होता है बच्चे, टीन। तो एशिया कॉन्टिनेंट वर्ल्ड के 50% से भी ज़्यादा टीन का प्रोडक्शन अकेले कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन कौन से कंट्री है? यहाँ पे चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। आप यहाँ पे एक कोड याद रखेंगे, CMI। तो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वर्ल्ड के 50% टीन का प्रोडक्शन अकेले करते हैं, लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स। तो अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का लीडिंग टीन प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर, है ना। तो एशिया में मैग्नीज का, बॉक्साइट का, निकेल का, जिंक का, कॉपर का भी हमें बड़ा ह्यूज डिपॉजिट्स दिखता है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज यूरोप। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्ल्ड मैप में स्वीडन के बारे में देखा। तो स्वीडन किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। द कॉन्टिनेंट, द कंट्रीज विद द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। तो आपको यहां पे क्या याद रखना है कि यूरोप से लीडिंग आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का नाम। तो नंबर 1 रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and यूरोपियन रशिया। यहाँ पे तो रशिया एक ऐसा कंट्री है जो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है, लेकिन उसके यूरोपियन वाले पार्ट में हमें आप बोल सकते हैं कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकेल, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन आपने एक बहुत फेमस कंट्री का नाम सुना होगा, वर्ल्ड फेमस फॉर टूरिज्म, वो है स्विट्जरलैंड। महंगी महंगी घड़ियाँ भी इस कंट्री में बहुत ज़्यादा बनती है। तो स्विट्जरलैंड यूरोप के कुछ उन कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे अभी तक किसी भी प्रकार के मिनरल डिपॉजिट्स को पता नहीं किया जा सका है। आप कह सकते हो कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे किसी प्रकार के मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन
3 जोन्स। नॉर्थ अमेरिका में मिनरल्स 3 मेजर पार्ट में पाया जाता है। द फर्स्ट वन इज कैनेडियन रीजन, सेकेंड वन इज ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में, थर्ड वन द एप्लेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। अगर आप इसे इस मैप के द्वारा अगर समझे बच्चे, इस मैप के द्वारा अगर आप नॉर्थ अमेरिका को समझ तो देखिए यहाँ पे 3 मेजर एरिया बताएगा। एक तो ये कनाडा वाला एरिया फर्स्ट, सेकेंड एरिया आप देख सकते हैं ये जो ग्रेट लेक्स है, इस ग्रेट लेक्स के ये नॉर्थ वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे जनरली देख सकते हैं। सेकेंड वन ये जो यहाँ पे एक माउंटेन दिखता है बच्चे नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में, हम इसी को एप्लेशियन माउंटेन कहते हैं। कौन सा माउंटेन कहते हैं? एप्लेशियन माउंटेन। और थर्ड एरिया जो है ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं, कैस्केड रेंज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बच्चे रॉकी है ना। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा वाले रीजन में पहला एरिया है। दूसरा है ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में जो कैनेडियन शील्ड का एरिया है, कनाडा का जो पार्ट है, जो एंशियंट प्लेटू है, वहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत बड़े मात्रा में पाया जाता है और वहाँ पे मेटालिक मिनरल्स का भंडार भी बहुत ज़्यादा है। एंड द थर्ड एरिया इज एप्लेशियन माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में देखा जाता है। आगे देखें, आयरन ओर, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड का मतलब क्या होता है कि ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में जो अभी हमने कनाडा के पार्ट को दिखाया वो एंशियंट मोस्ट प्लेटू है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने होने के कारण मोस्ट ऑफ द मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के मामले में वो एरिया बहुत ही रिच है। अगर कोल की बात करें तो देखिए कैनेडियन शील्ड वाले भाग में जनरली क्या पाया जा रहा है, वहां पे आयरन ओर, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। लेकिन जो एप्लेशियन माउंटेन की बात करी वहां पे एप्लेशियन माउंटेन वर्ल्ड फेमस फॉर कोल। हम लोग हायर क्लासेस में एक रीजन का नाम पढ़ते हैं पेंसिल्वानिया। क्या पढ़ते हैं? पेंसिल्वानिया। तो पेंसिल्वानिया एप्लेशियन रीजन में है और वर्ल्ड फेमस फॉर कोल। अगर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की बात करें, जो मैंने अभी रॉकी माउंटेन का एग्जाम्पल दिया, वहां पर भी कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, इन सबों का एक यूज डेपोजिशन हमें दिखाया था। अब देखिए बच्चे यहां पे जो मैप वर्क का सेगमेंट बताया गया है, इस मैप वर्क में आपको 3 चीजें नॉर्थ अमेरिका के मैप में आपको क्या करनी है, लोकेट करनी है या आइडेंटिफाई करनी है। पहला आपको कैनेडियन शील्ड का एरिया। तो कैनेडियन शील्ड का मतलब क्या है कि जो ग्रेट लेक्स के नॉर्थ का जो भाग है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नॉर्थ अमेरिका के मैप में शेड करके दिखाया। दूसरा है एप्लेशियन माउंटेन और तीसरा है वेस्टर्न कॉर्डिलेराज और लेक सुपीरियर विद द हेल्प ऑफ एटलस। अगर मैं इसे दोबारा अगर मैं इस मैप में आपको दिखाऊं, ये देखिए यहां पे आपको 5 ग्रेट लेक्स दिख रहा है और इसी में एक है लेक सुपीरियर। बच्चे ये वाला भाग देखिए, ये वाला जो मैप है ये लेक सुपीरियर का है आपका। यहाँ पे लेक सुपीरियर एक क्या है, झील है। तो लेक सुपीरियर को आप एटलस के द्वारा अपने कॉपी में नॉर्थ अमेरिका का मैप ड्रॉ करके दिखाएंगे। दूसरा एरिया ये कैनेडियन शील्ड का एरिया है जो प्लेटू लाइक स्ट्रक्चर है। तीसरा ये जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में जो हमारा माउंटेनियस रीजन है रॉकी, और चौथा जो है ईस्टर्न पार्ट में ये जो आपका एप्लेशियन माउंटेन है। तो इन 4 चीज़ों को आपको दिखाना, नंबर 1 कैनेडियन शील्ड, नंबर 2 लेक सुपीरियर, नंबर 3 वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में जो आपका रॉकी माउंटेन है, एंड नंबर 4 जो ईस्टर्न पार्ट में जो हमें क्या दिखता है, एक एप्लेशियन माउंटेन दिखता है। तो इसको आपको अपने मैप में दिखाना है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में ये है। डिस्कशन में आगे अगर बढ़ें, आगे है साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में कौन कौन से एरियाज, एक चीज शायद साउथ अमेरिका में जो एरियाज हैं, साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा कंट्री, आपने नाम सुना होगा बच्चे, ब्राजील। तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। तो हाई ग्रेड आयरन ओर के प्रोडक्शन के मामले में साउथ अमेरिका का जो लीडिंग कंट्री है वो कौन है, ब्राजील, चिली एंड पेरू। ब्राजील के साथ और भी कंट्री चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। तो देखिए ब्राजील में सबसे ज्यादा मात्रा में किस चीज का प्रोडक्शन होता है, हाई ग्रेड आयरन ओर। हाई ग्रेड का मतलब क्या बच्चे कि आयरन ओर की क्वालिटी वहां पे बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुपीरियर ग्रेड की क्वालिटी है बोल सकते हो। उसके अलावा उसके वेस्टर्न साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे कुछ कंट्री है लाइक चिली, पेरू, वो किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, कॉपर का। अब देखिए यहाँ पे 2 कंट्री का नाम और आ रहा है, ब्राजील एंड बोलिविया आर among the world's largest producer of tin।
टीन के मामले में ब्राजील और बोलीविया, आयरन ओर के मामले में ब्राजील और कॉपर के मामले में चिली एंड पेरू। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका के किस भाग में पाया जाता है? नॉर्थ पार्ट में पाया जाता है, लाइक वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। अगर आप इसे इस मैप के द्वारा अगर समझने की कोशिश करें बच्चे, तो देखिए इस मैप में यहाँ पे मिनरल ऑयल और कोल को दिखाया गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसकी बात करी? वेनेजुएला। अब देखिए ये वाला भाग साउथ अमेरिका की बात करी, ये पूरा ब्राज़ील है बच्चे, ये देखिए ब्राज़ील है ना। तो ब्राज़ील में आयरन ओर वगैरह अच्छे खासे अमाउंट में देखा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए अब देखिए इस पार्ट में अगर हम लोग देखें तो चिली इस भाग में पड़ता है बच्चे, इस वाले भाग में चिली है। आप एटलस में और अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे एक कंट्री है पेरू, तो यहाँ पे कॉपर वगैरह देखा जाता है, ठीक है। अगर हम ब्राज़ील की बात करें, यहाँ पे आयरन और हाई क्वालिटी का बहुत अच्छा है। यहीं पे एक कंट्री है बोलीविया, इस जगह पे देखेंगे एंडीज माउंटेन में कंट्री बोलीविया। तो ब्राज़ील और बोलीविया टीन के मामले में बहुत आगे है। यहाँ पे कुछ कंट्री नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में जैसे वेनेजुएला है, कोलंबिया है ना। इस जगह पे कंट्री है, आप अपने मैप में देखेंगे बच्चे, अर्जेंटीना है। ये सारे ऐसे कंट्री हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जहाँ पे हमें पेट्रोलियम मिनरल या पेट्रोलियम ऑयल बहुत ह्यूज अमाउंट में उसका रिजर्व देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज अफ्रीका। और अफ्रीका को आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि अफ्रीका को हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं? क्योंकि उसके बहुत बड़े पार्ट को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, उसको खोजा नहीं जा सका है। उसके बहुत वास्ट इंटीरियर में किस किस प्रकार के रिसोर्सेस हैं उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग बहुत पुराने चट्टान लाइक इग्नियस मेटामॉर्फिक से बने होने के कारण अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी हमें मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स के यूज डिपॉजिट्स देखे जाते हैं। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका? डायमंड का, गोल्ड का, प्लेटिनम का देखा जाता है। साउथ अफ्रीका, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे बच्चे, तो वहां पे कंट्री खेलती है जिम्बाब्वे एंड जायरे, प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। अब देखिए गोल्ड के मामले में अफ्रीका से सबसे लीडिंग जो प्रोड्यूसर है उसका नाम क्या है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे। अदर मिनरल्स अफ्रीका में कौन कौन से पाए जा रहे हैं? कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। अगर हम इसे वर्ल्ड मैप में देखें बच्चे, तो ये देखिए आपका अफ्रीका का है, ठीक है। अब अफ्रीका के आप इस भाग को देखिए बच्चे, ये साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे हमें डायमंड, गोल्ड बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हम यहाँ पे कंट्री की बात करें, यहाँ पे कंट्री है जायरे, है ना। ये कंट्री भी यहाँ पे डायमंड के मामले में, गोल्ड के मामले में। यहाँ पे एक कंट्री है जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे में भी हमें ह्यूज अमाउंट में डायमंड, गोल्ड का हमें प्रोडक्शन होता हुआ दिखता है। इस जगह पे एक कंट्री है बच्चे जिसका नाम है नाइजीरिया। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है अंगोला। तो नाइजीरिया की बात करें, अंगोला की बात करें, वहाँ पे भी हमें पेट्रोलियम का यूज डिपॉजिट्स देखा जाता है। अगर प्रीवियस मैप सेगमेंट में देखें बच्चे, तो प्रीवियस मैप में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आयरन, कॉपर और बॉक्साइट से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पहले पिछले अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें कॉपर का दिखता है भंडार, है ना। जिम्बाब्वे की बात करें, जाम्बिया की बात करें, यहाँ पे हमें दिखता है कॉपर। अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमें यहाँ पे बॉक्साइट भी दिखता है यहाँ पे। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में हमें कॉपर भी दिखता है, हमें आयरन भी दिखता है। लेकिन साउथ अफ्रीका, जायरे, जिम्बाब्वे जिस चीज़ के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन से हैं? वो है डायमंड, गोल्ड और किस चीज़ के मामले में? प्लेटिनम के मामले में। नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या देखा जाता है? हमें पेट्रोलियम निकाल। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। अगर दोबारा आप इस वर्ल्ड मैप को देखें बच्चे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी बॉक्साइट के, यहाँ पे आप जो बॉक्साइट के आप सिंबल को देखें, इसका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर है। चलिए आगे देखें। Australia is the largest leading producer of bauxite in the world. It is a leading producer of gold, diamond,
आयरन ओर, टीन एंड निकेल। तो बॉक्साइट का तो सबसे लीडिंग है, इसके साथ ही साथ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टीन, निकेल का भी हमें ह्यूज डिपॉजिट दिखाया जाता है। कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज। अब यहाँ पे दो, आपको पता है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग थर्स्टी कॉन्टिनेंट कहते हैं। थर्स्टी क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर की एक्यूट स्कैरसिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट रीजन है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े डेजर्ट, बहुत बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं। और आपको पता है बच्चे, डेजर्ट में हमें सैंड बहुत बड़े अमाउंट में मिलता है, और उसी सैंड में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े सोने के माइंस भी हैं। सोने की वहाँ पे माइनिंग भी की जाती है। और उसी में दो फेमस जो गोल्ड माइंस है, एक है कालगुरली, इसका नाम, इसकी ये दोनों नाम जरूर याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। एक है कालगुरली और एक है कूलगाडी। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और वर्ल्ड फेमस किस चीज़ के लिए है? गोल्ड के लिए है ना। हमने दो यहाँ पे माइनिंग सेंटर का नाम बताया, एक है कालगुरली, एक है कूलगाडी। ये कहां पे है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और वर्ल्ड फेमस फॉर गोल्ड। अनदर कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका, जिसको हम लोग व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। क्यों? क्योंकि एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट या परमानेंट ह्यूमन हैबिटेट वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ की बहुत मोटी चादर बिछी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, 6 महीने के लिए वहाँ पे पूरी रात होती है। तो इसलिए हमने वहाँ के रिसोर्सेज को पता तो किया है, लेकिन हमने वहाँ के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। द जियोलॉजी of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of minerals deposits, some probably large, बहुत बड़े मात्रा में कुछ कुछ मिनरल्स देखे जाते हैं। Significant size of deposits in coal, अब देखिए वहाँ पे कोल और वहाँ पे हमें आप बोल सकते हैं आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मिलते हैं, लेकिन कोल वहाँ पे एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए बच्चे कि ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन, जैसा कि ट्रांस के साथ एक वर्ड लगा हुआ एंटार्क्टिक, तो ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन कहाँ पे है? एंटार्क्टिका में। किस चीज़ के लिए फेमस है? कोल के लिए फेमस है। एंड आयरन, तो ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन में कोल मिल रहा है, और आयरन कहाँ पे मिल रहा है? वहीं पे एक और माउंटेन है, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन। प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फॉरकास्टेड। फॉरकास्ट का मतलब क्या? वहां पे उसकी भविष्यवाणी की गई है कि ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन में कोल है और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन में हमें आयरन ओर मिलता है। यहां पे आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। कमर्शियल क्वांटिटीज का मतलब क्या है बच्चे? कि वहां पे इतने बड़े अमाउंट में मिल रहा है कि अगर हम वहां पे के एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, तो हमें उसको मार्केट में बेचने से या उसको इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज करने से हमारा बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, हमें बहुत फाइनेंशियल अर्निंग हो सकती है, किसी कंट्री का ग्रो हो सकता है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सकता है। तो इस वीडियो सेशन में हमने मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स का डेफिनेशन क्या है, क्या उसके फीचर्स है, रॉक्स का मतलब क्या होता है, मिनरल्स के वेरियस कैटेगरी के बारे में, मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरस, नॉन फेरस, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, माइनिंग का मतलब, क्वायरिंग क्या है, ओपन कास्ट, शेफ्ट माइनिंग, और अलग अलग मिनरल्स का अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलोंग किस किस कंट्री में उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। हमने इन सभी फैसेट्स को इस वीडियो सेशन के द्वारा कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, इस वीडियो सेशन को वॉच करते हुए उन दिक्कतों पे आप अच्छे से काम कर सकेंगे, और बहुत सारे सेगमेंट में जो आपकी कठिनाइयां थी आपका वहाँ पे समाधान भी हो पाया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी प्रकार की कुछ दिक्कतें रह जाती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किसी टर्म का पर्टिकुलर मतलब समझ में नहीं आया, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं कमेंट बॉक्स में सभी सवालों के आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में हम इस मिनरल्स में हम लोग अभी तक तो हमने मिनरल्स को वर्ल्ड के लेवल पे देखा, अब ये तमाम मिनरल्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, हम उसको अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।